आज हम मनोज दास लिखित पुस्तकें जो अमर हैं निबंध के बारे में जानेंगे। लगभग 2000 वर्ष पहले सी हियांगती नाम का एक चीनी सम्राट था। उसे अपनी प्रजा से एक अजीब सी नाराजगी थी। लोग इतना पढ़ते क्यों हैं? और जो लोग किताबें नहीं पढ़ सकते, वे उन्हें सुनते क्यों हैं? उसे विश्वास नहीं था कि अब तक लिखी गई पुस्तकों, चाहे वे इतिहास की हों, दर्शन शास्त्र की या कथा कहानियों की, में उसके और उसके पूर्वजों का गुणगान ही किया गया होगा। उसे डर था कि कहीं ऐसे लेखक न हों जिन्होंने सम्राट की आलोचना करने का साहस किया हो। सी ह्यांगती का मानना था कि प्रजा को पढ़ने और इन बातों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। प्रजा को बस मेहनत करनी चाहिए, राजा की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और कर चुकाना चाहिए। उसका विचार था कि शांति इसी तरह कायम रह सकती है। सम्राट ने आदेश दिया कि सभी पुस्तकें नष्ट कर दी जाएं। उन दिनों पुस्तकें ऐसी नहीं थीं जैसी आज होती हैं। तब छापेखाने नहीं थे, लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षर खुदे रहते थे और यही पुस्तकें थीं। इन्हें छिपाकर रखना भी आसान नहीं था। सम्राट के आदमियों ने पूरे राज्य में छानबीन की। नगर नगर और गांव गांव घूमकर जो भी पुस्तकें मिलीं, उनकी होली जला दी गई। उस समय चीन की महान दीवार का निर्माण हो रहा था। ढेर सारी पुस्तकें जो बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठों के रूप में थीं, पत्थरों की जगह दीवार में चिन्ह दी गईं। यदि किसी विद्वान ने अपनी पुस्तकें देने से इनकार किया, तो उसे किताबों सहित दीवार में दफना दिया गया। यह था पढ़ने वालों के प्रति राजा का क्रोध। सम्राट की मृत्यु के कुछ वर्षों बाद लगभग सभी पुस्तकें, जिन्हें नष्ट मान लिया गया था, फिर से नए और चमकदार रूप में प्रकट हो गईं। इनमें महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस की रचनाएं भी थीं, जिन्हें आज भी लोग पढ़ते हैं। पुस्तकों को नष्ट करने का यह एकमात्र उदाहरण नहीं है। छठी शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय अपने शिखर पर था। उस समय प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन त्सांग वहां अध्ययन करता था। एक रात उसने सपना देखा कि विश्वविद्यालय का सुंदर भवन गायब हो गया है और वहां शिक्षकों और विद्यार्थियों के स्थान पर भैंसें बंधी हुई हैं। यह सपना लगभग सच हो गया जब आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय को जला दिया। इसी प्रकार प्राचीन नगर सिवंदरिया में एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें अनेक देशों की पांडुलिपियां थीं। 7वीं शताब्दी में इस पुस्तकालय को जानबूझकर जला दिया गया। इसे नष्ट करने वाले आक्रमणकारी का तर्क था कि यदि इन पुस्तकों में वह नहीं लिखा जो उसके धर्मग्रंथ में है, तो उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और यदि ये पुस्तकें वही कहती हैं जो उसके धर्मग्रंथ ने पहले ही कह रखा है, तो उन्हें रखने का कोई लाभ नहीं। कितनी ही बार ज्ञान के शत्रुओं ने पुस्तकें नष्ट कीं, फिर भी वे नए या पुराने रूप में प्रकट होती रहीं। पुस्तकें मनुष्य की चतुराई, अनुभव, ज्ञान, भावना, कल्पना और दूरदर्शिता का प्रतीक है। यही कारण है कि पुस्तकों को नष्ट करने से मनुष्य का ज्ञान समाप्त नहीं होता। दूसरी शताब्दी में डेनिश पादरी बेन जोसेफ अकीबा को उनकी विद्वत्तापूर्ण पुस्तक के साथ जला दिया गया था। उनके अंतिम शब्द थे, कागज जल सकता है, लेकिन शब्द उड़ जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पुस्तकें प्राणों से भी प्रिय होती हैं। वे अपनी मनपसंद पुस्तकों के लिए बड़े से बड़ा खतरा झेलने को तैयार रहते हैं। कुछ लोग अपनी प्रिय पुस्तक खो जाने पर भी परेशान नहीं होते, क्योंकि वे पूरी पुस्तक को कंठस्थ कर लेते हैं। पुराने समय में लिखे हुए को कंठस्थ करने का अद्भुत तरीका था। यूनानी महाकवि होमर के महाकाव्य इलियड और ओडिसी पेशेवर गायकों की पीढ़ियों को कंठस्थ थे। इन दोनों महाकाव्यों में कुल मिलाकर 28,000 पंक्तियां हैं। कुछ चारण तो इससे भी अधिक याद कर सकते थे। भारत में हमेशा से कई भाषाएं बोली जाती रही हैं, लेकिन प्राचीन समय में संस्कृत का प्रयोग पूरे भारत में होता था। भारतीय साहित्य के विशाल भंडार को कवियों और विद्वानों ने संस्कृत के माध्यम से समृद्ध किया। भारत का प्राचीन दर्शन और विज्ञान दूर दूर तक फैला। हिमालय और महासागरों को पार कर भारत की कहानियों का भंडार, कथा सरितसागर, पंचतंत्र और जातक अन्य देशों तक पहुंचा। बाइबिल के कई दृष्टांत, यूनानी ईसप की कहानियां हैं, और जर्मनी के ग्रिम बंधुओं व डेनमार्क के हंस एंडरसन की कथाओं की जड़ें भी भारतीय साहित्य में हैं।
भारत का साहित्यिक और सांस्कृतिक अतीत अत्यंत महान है। पुस्तकों को नष्ट करना आसान है, लेकिन ज्ञान और साहित्य को समाप्त करना असंभव। यही कारण है कि पुस्तकों का महत्व और उनका योगदान सदा अमर रहेगा। पुस्तकें जो अमर हैं, निबंध कैसा लगा? मुझे जरूर कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।